यस सर, यस। ओके सर, ठीक है सर। चलो, गुड इवनिंग अगेन ऑल ऑफ यू। सर तो सर स्टार्ट करेंगे आज। क्या क्या स्टार्ट करेंगे सर? कंपनी लॉ में एक्चुअली मैं मीटिंग पढ़ा रहा था। मीटिंग मैंने सर मीटिंग मैंने कंपनी मीटिंग, ठीक है। कंपनी मीटिंग क्या होता है सर? नॉर्मल मीटिंग की तरह ही होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा लीगल चीज़ें के साथ होता है। नॉर्मल मीटिंग का भी कुछ डेकोरम होता है ना, वैसा ही कंपनी मीटिंग का भी कुछ डेकोरम होता है। वो डेकोरम फॉलो करना है। तो कंपनीज एक्ट ने क्या किया? कंपनीज एक्ट ने क्या किया सर? हर चीज को एक लीगल कॉन्सेप्ट के साथ मीटिंग के बारे में कह दिया कि भाई कंपनी मीटिंग करना है तो उसका कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है। उसको मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है एज पर कंपनी एक्ट 2013, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी कुछ बातें कर चुका हूँ। तो उसी पॉइंट पे मैं आज कंटिन्यूएशन रखूंगा सर, ठीक है। तो क्या होगा कंटिन्यूएशन पे, आप जरा ध्यान दीजिए इसको। जैसे मानो मैंने आपको रजिस्टर के बारे में बोला, एनुअल रिटर्न के बारे में बोला, मैं मीटिंग के बारे में ऑलरेडी आपको ना हल्का आइडिया दिया। हल्का मैंने अच्छा खासा, जैसे प्री रिक्विजिट्स ऑफ मीटिंग के बारे में मैंने लास्ट वीक डिस्कशन किया था लाइव क्लास में। तो उसमें आप लोगों को ये पता लगा था कि मीटिंग करने से पहले, कंपनी मीटिंग करने से पहले क्या करना चाहिए। तो आज मैं एक्चुअली आपको प्री रिक्विजिट्स नहीं, मीटिंग होने के लिए क्या जरूरी है वो बताने वाला हूं, ठीक है। जैसे कंपनी में कोरम क्या होता है, चेयरमैन का क्या रोल प्ले है, वोटिंग का क्या मैटर होता है, रेजोल्यूशन कैसे पास कराते हैं, टाइप्स ऑफ मीटिंग कितना होता है, उस मीटिंग में डिस्कशन किस मैटर को लेके होता है, ये मेनली चर्चा का विषय है। और अगर मैं आपको एक्ट के अंदर सेक्शन वाइज बात करूं, तो ये सेक्शन चालू तो हुआ है 88 में, फिर 88 से 95 का जर्नी कंप्लीट किए, उसके बाद 92 से 94 का जर्नी कंप्लीट किए, अभी 96 से 121 की तरफ बढ़ रहे हैं सर। और रिक्विजिट्स के अंदर 103 या 120 भी आ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है कंपनीज एक्ट में। इवन चाहे चार्टर्ड एग्जाम देख लो, चाहे आप सीएस का एग्जाम देख लो या फिर सीएमए का, हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माना जाता है। क्योंकि कंपनी मीटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है। इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी मीटिंग ना बहुत ही वाइटल कॉन्सेप्ट है सर। तो जैसे चलो मैं आपको लेके चलता हूँ पॉइंट पे। चलो सर, आपको लेकर चले, कहाँ चले सर? मीटिंग करवाने। अच्छा देखो, तो लास्ट दिन सर ये हुआ था नोटिस के बारे में। मैंने कोर्सेज से सवाई के, हाँ कोनी का, जो लोग क्लास क्लास में थे उन्हीं का थे शायद, प्रिया, नील, यस सर। या, है ना। सेक्शन 101 एज वेल एज एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट 102। मैंने नोटिस जब भेजा जाता है तो नोटिस के साथ साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी साथ में भेजा जाता है कि भाई नोटिस में डिस्कशन क्या होगा, ठीक है। सर आज ना एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा सर ड्यूरिंग मीटिंग क्या होता है, मैंने मीटिंग के दौरान जब कंपनी मीटिंग करता है। चलो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। सर कितना आइडिया लेंगे सर? जितना मर्जी आइडिया लो, लेकिन समझा करो। कंपनी एजीएम डेट अपकमिंग। तो मैंने ना सर एक रैंडमली गूगल में लिखा कि अपकमिंग क्या क्या कंपनी है जिसका मीटिंग होने वाला है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो बहुत सारा कंपनी का डिटेल सामने दिख रहा है। एनएससी गवर्नमेंट का साइट भी है। इक्विटी मास्टर बोल के एक कंपनी है, चलो इसमें देख लेते हैं। एन इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स, नहीं नॉट दिस वन, ये देखो प्लस। ये सब कंपनी स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी है। इसका एजीएम ईजीएम ये सब होने वाला है। तो आप देख सकते हैं सर एग्जैक्टली कंपनी ना अपने मीटिंग करने से पहले ये सब चीज बताते हैं कि भाई कब कब मीटिंग है। ऐसे देखो यहाँ पर लिखा है द लिस्ट ऑफ अपकमिंग एजीएम एंड ईजीएम इन इंडिया। दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, সবাই দেখতে পাচ্ছে? इज इट विजिबल सर? हाँ, विजिबल हो रहा है ना सब? बोलो सर, अरे कहो जल्दी। यस सर। यस सर। तो ये देख सकते हैं आप एजीएम ईजीएम एज वेल एज
कंपनी में और भी चीजें होते हैं ना, जैसे बोर्ड मीटिंग, ये भी इसी पर्टिकुलर एरिया में है सर, चैप्टर के अंदर। इसके अलावा डिविडेंड के ऊपर आप लोग एक चैप्टर पढ़ चुके हो, बोनस के ऊपर, है ना, स्टॉक स्प्लिट, राइट्स, बाईबैक, ये सारा चीज लॉ में डिस्कस करते हैं। ये सर ना, ये सारे के सारे मैटर लॉ में डिस्कशन करते हैं। ऐसा नॉट जस्ट लॉ में, अकाउंट्स में भी डिस्कशन करते हैं, फाइनेंशियल मैटर भी सब्जेक्ट में भी डिस्कस करते हैं। तो आप समझ रहे हो ना, आप लोगों का पढ़ाई कहाँ रिलेट करता है, समझो, समझ जाओ सर। बोलते हैं कि सर समझदारों को इशारा काफी होता है। अगर समझदार ये इशारा नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो फिर बहुत मुश्किल है सर। समझदारों को इशारा काफी है। अच्छा, इसमें कोई भी एक कंपनी जो आप लोग जानते हो, जैसे मैं थोड़ा बहुत तो कुछ कंपनी पहचान पा रहा हूँ, ठीक है। जैसे जिलेट, ये शायद नाम सुने होंगे। जिलेट रेजर होता है ना, नेशनल पेरोक्साइड, ठीक है, पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एमएमटीसी, ठीक है। ये सब देखो, किसी किसी का हो गया है रिसेंटली, और किसी किसी का आ रहा है सर। सर इससे क्या फर्क पड़ता है? अब वही तो मैं बताने जा रहा हूँ। अब कंपनी मीटिंग करेगा, तो उसके लिए नोटिस देने का एक टेक्निक है। शेयर होल्डर को ईमेल किया जाता है, चिट्ठी भेजा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, नॉर्मल मेल, तो उसी का लीगल लीगल मैटर कि भाई कितना दिन पहले मेल भेज सकते हो, ठीक है। 21 क्लियर डेज कब करना चाहिए, 14 डेज किसके लिए लागू होता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या लिख के भेजना चाहिए। दीज आर दी थिंग्स जो लास्ट क्लास में मैं डिस्कस किया था। तो ये बिफोर द मीटिंग कॉन्सेप्ट है। अभी मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ सर 103 ऑनवर्ड, सेक्शन 103। इसमें एक्चुअली ड्यूरिंग मीटिंग क्या होता है, इसको जानो, ठीक है, इसको जानो। सेक्शन 103, 104, 104 इज अबाउट चेयरमैन, मैंने मीटिंग को चेयर करने का, चेयरमैन बनने का क्या तरीका है, मीटिंग में कौन चेयरमैन बनेगा उसका क्या तरीका है, उसके बारे में। प्रॉक्सी, मैंने अगर हम नहीं जा पा रहे तो मेरे बिहाफ में कौन जा सकता है, प्रॉक्सी, ठीक है। रेजोल्यूशंस, मीटिंग करेंगे कुछ तो उसमें, मीटिंग में क्या होता है ना, प्रण लिया जाता है। रेजोल्यूशन पास करना माने, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, प्रण लेते हैं, मैं प्रण लेता हूँ, वैसे ही प्रण लेना, ठीक है। प्रण समझते हो? आजकल आप लोग सर देसी भाषा कम समझते हो, इंग्लिश ज्यादा समझते हो। सर इंग्लिश देसी नहीं है, अरे आप मानो तो देसी है, मुझे क्या पता। लेकिन अंडरस्टैंड करो कि रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। मीटिंग करेंगे ऐसे ही थोड़ी मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके कुछ डिसीजन लेना है। तो वो जो रेजोल्यूशन पास करना होता है उसके बारे में सेक्शन 111, 140, 117, इसके बारे में बातचीत करना है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। ये जो 101, 102 मैंने लास्ट दिन बताया था। मैंने अड्डा के बारे में भी बताया था कि एजीएम में क्या डिस्कशन होता है सर, ऑर्डिनरी बिजनेस। क्या डिस्कशन होता है? ऑर्डिनरी बिजनेस। और ऑर्डिनरी बिजनेस माने अड्डा, ठीक है। सर अड्डा क्यों, ऑर्डिनरी बिजनेस को अड्डा क्यों बोलते हैं, कौन बताएगा मुझे? ऑर्डिनरी बिजनेस को अड्डा क्यों बोलते हैं सर? ऐसे लॉ ने तो कहीं पर भी बोला नहीं है अड्डा, पर ये एक प्रैक्टिस है प्रोफेशनल्स के अंदर, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट फैटर्निटी, कॉस्ट अकाउंटेंट फैटर्निटी, सीएस फैटर्निटी ना, ये बोलते हैं, एक प्रैक्टिस है, मार्केट प्रैक्टिस है कि भाई हम अड्डा कह के बोलेंगे इसको, ऑर्डिनरी बिजनेस। कहाँ पर डिस्कशन होगा? नॉर्मली एजीएम पे। ऑर्डिनरी बिजनेस का डिस्कशन एजीएम में होता है। इसमें क्या होता है सर, इसमें देखो, ये जो ए है ना, ये अकाउंट्स के लिए ए है। कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने एक्चुअली अकाउंट्स, ठीक है। द कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स, दिस इज फॉर ए, ठीक है। अकाउंट्स का डिस्कशन करना है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी जगह में इजी लैंग्वेज में कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स भी कहा जाता है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। एंड रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स, इसलिए सर डी क्या है? सर डी फॉर डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेरेशन करना, इसलिए डी, डी फॉर डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सर अनदर डी, सर ये जो सेकंड डी है, ये अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग, ठीक है। एंड लास्ट में और एक है सर, सर इसमें ऑडिटर को रेमुनरेशन देना और उसको अपॉइंट करना, द अपॉइंटमेंट ऑफ एंड फिक्सिंग द रेमुनरेशन ऑफ द ऑडिटर्स। ऑडिटर को अपॉइंट करना है और उसका रेमुनरेशन फिक्स करना है। मैंने शायद लास्ट दिन एक कंपनी का नोटिस भी आप लोगों को गूगल करके शो किया था, ठीक है, कि आप लोगों को चेक करने के लिए मैंने बोला था कि कंपनी का एक्चुअल नोटिस कैसे होते हैं। आप देखो, याद है? हाँ सर, आशा करता हूँ याद है, एकदम ओरिजिनल नोटिस दिया था आप लोग, ऑनलाइन में शो किया। लास्ट क्लास देखो, जिन जिन लोगों को देखोगे समझ में आ जाएगा।
ठीक है सर। सर आज हम लोग और बिफोर मीटिंग में बात नहीं करेंगे, हम लोग एकदम ड्यूरिंग मीटिंग में बात करेंगे। चलो, मजा आ जाएगा। सब देख रहे हो ना, सुन रहे हो ना? हेलो, थोड़ा आवाज दे दो सर। कनेक्टेड होगी नहीं? यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा देखो, कोरम फॉर मीटिंग क्या होता है कि अगर मीटिंग करना है तो कोरम आना पड़ेगा। कोरम इन द सेंस, कंपनी करने के लिए मिनिमम अटेंडेंस, मीटिंग करने के लिए मिनिमम अटेंडेंस। भाई इतना लोग आएगा तो मीटिंग करेंगे। कोरम इज मिनिमम अटेंडेंस क्राइटेरिया, मिनिमम अटेंडेंस। इतना लोग आने से मीटिंग होगा, नहीं तो मीटिंग कैंसिल। मैंने कैंसिल नहीं होगा नॉर्मली, उसको वापस एडजॉर्न किया जाएगा। एडजॉर्न माने मीटिंग को दूसरे डेट में रखा जाएगा, एडजॉर्न मीटिंग बोलेंगे, ठीक है? तो मीटिंग एडजॉर्न हो जाएगा। The quorum means the minimum number of members who must be present in order to constitute a valid meeting. याद रखें सर, व्हाट इज कोरम? यही है कोरम। कहाँ बोला गया है कोरम के बारे में? सेक्शन 103, 103। The section 103 of the Act states that unless the article of the company provide for a larger number, the quorum for the meeting shall be as follows. सर आप लोगों को बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ में मैंने बार बार एक चीज बोला कि वहां पर आप लोग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में बहुत बार सुने हो मेरे मुख से, ठीक है? पढ़े भी हो क्लास में। तो एमओए होते हैं, एओए होता है। एओए इज ए कंपनी का रेगुलर रूल बुक कहते हैं एओए को। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन माने कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन माने कंपनी का रूल बुक। कंपनी जब बनता है ना, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है, जब एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, इसके बारे में हम लोग बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ में डिस्कस करके रखे हैं। अगर बाई चांस किसी का एमओए एंड एओए का क्लास मिस है, प्लीज मेरे से एओए एंड एमओए का क्लास ले लो और एक बार गो थ्रू कर लो। कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है? सर जितना जल्दी हो सके अपना मिसिंग चीजें कर सकते हो, अगर बाई चांस है, होना तो नहीं चाहिए ना। व्हाट इज द पॉइंट सर? सर एमओए एंड एओए, तो यहाँ पर एओए के बारे में बोला है। एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर आर्टिकल ऑफ द कंपनी प्रोवाइड द लार्जर नंबर, द कोरम ऑफ द मीटिंग शैल बी एज फॉलोज। मैंने आर्टिकल में अगर कोरम के बारे में ज्यादा अमाउंट ऑफ नंबर बोला है तो उसको फॉलो किया जा सकता है। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं आपको। नॉर्मली अगर किसी कंपनी का शेयर होल्डर 1000 है, ठीक है? मैंने मेंबर माने शेयर होल्डर, ठीक है? मेंबर माने शेयर होल्डर। तो अगर किसी कंपनी का बेसिक मेंबरशिप माने मिनिमम मेंबर 1000 है, ठीक है? तो 1000 मेंबर वाला कंपनी, 1000 मेंबर कंपनी का शेयर होल्डर या मेंबर 1000, तो उसमें कम से कम अगर 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होते हैं सर, 1000 में से 5, जिस कंपनी में 1000 मेंबर या शेयर होल्डर है, उसमें से अगर 5 लोग भी मीटिंग करने के लिए आते हैं, जैसे ये दो, यहाँ पर तो पता तो ऐसे नहीं चलेगा, वो कंपनी को पता होता है। जैसे मानो ये जो कंपनी है सुवेन फार्मास्यूटिकल्स, सीआरपी रिस्क मैनेजमेंट, ज्ञान डेवलपर्स, मंगलया मंगलया सॉफ्टवेयर, ठीक है? ये जो एजीएम बुलाया है सर, ठीक है, दिसंबर 14 में, दिसंबर 15 में, ठीक है, आने वाला है सर। इसमें कितना मेंबर कंपनी का है, इस पे डिपेंड करता है कि कोरम कितना आएगा। अगर मैं मान के चलता हूँ कि इसमें से किसी का 1000 मेंबरशिप है, 1000 शेयर होल्डर है, तो अगर किसी का 1000 शेयर होल्डर है और 5 मेंबर अगर पर्सनली आ जाता है ना सर, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है, स्टॉक मार्केट लिस्टेड है, तो ऐसे कंपनीज के केस में अगर 5 लोग भी आ जाता है तो मीटिंग होगा। कम से कम 5 आना पड़ेगा। सर अगर 5 नहीं आया तो मीटिंग एडजर्न किया जाएगा। सर एडजर्न मीटिंग में भी नहीं आया तो उसका अलग रूल है, आगे आते हैं। एडजर्न मीटिंग अगर कैंसिल हो जाए ना, उसमें भी अगर कोरम नहीं आता है ना, तो वो चिंता का बात है, उसके बारे में लॉ और भी बात करते हैं। हो सकता है कि पहले मीटिंग में दिसंबर 15 में मीटिंग था, 1000 मेंबर में 5 लोग प्रेजेंट होना था, 1000 मेंबर में एटलीस्ट 5 लोगों को मीटिंग में अटेंड होना था, पर दिसंबर 15 में 5 लोग नहीं आया, तो मीटिंग किसी दूसरे डेट में दिसंबर 15 से मे बी जनवरी 15 में शिफ्ट कर देगा, ठीक है? लेकिन अगर जनवरी 15 में भी लोग नहीं आया तो क्या होगा सर? तो उसके लिए लॉ आपको और भी प्रोविजंस देते हैं। सर अगर कंपनी मीटिंग नहीं करता है ना, तो इसके पीछे कई कई बार मुश्किल भी पैदा हो सकता है, क्योंकि कंपनी को ना मीटिंग करना चाहिए, शेयर होल्डर के साथ बिजनेस के बारे में डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो कंपनी पब्लिक का पैसा लेके क्या कर रहा है,
ठीक है, क्या कर रहा है वो पब्लिक के साथ डिस्कस करना चाहिए, मेंबर के साथ डिस्कस करना उनका हक बनता है। तो कंपनी को एजीएम करना मैंडेटरी है, ये आगे आगे चर्चा करेंगे कि हाउ एजीएम इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। अगर एजीएम नहीं होगा, मीटिंग नहीं होगा, तो ये कितना बड़ा लीगल प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। बिजनेस के ट्रांसपेरेंसी के बारे में सवाल उठ सकता है कि भाई कंपनी पब्लिक के पैसे से बिजनेस कर रहा है या शेयर होल्डर के पैसे से बिजनेस कर रहा है और पब्लिक को मीटिंग ही नहीं कर रहा है, बता ही नहीं रहा है कि हो क्या रहा है कंपनी के अंदर। ये देखो यहाँ पर ना, ये देख पा रहे हैं सर, डिटेल्स दिया है, क्या डिस्कशन होगा वो बोला है। Connected with approved 23rd annual general meeting will be held on Friday, December 15, 11 a.m. through video conferencing. Online होगा सर, ठीक है। Mr. Hitesh Asrani, reappointed as the director, was being retired by rotation and being eligible for reappointment. Rotation में retire कर रहा है और reappoint किया जा रहा है, मैंने ऑर्डिनरी है, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के अप्रूवल का जरूरत है, मैंने मेंबर का। मेसर्स RAK Champs and Company LLP, appointed as the statutory auditor of the company, subject to approval of the shareholder. Mr. होने गौड़ा, ठीक है, DIN नंबर दिया इनका, अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। DIN मैंने डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर। मेसर्स अमृता गिरधकर एंड एसोसिएट्स हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरियल ऑडिटर, ठीक है। जो लोग CS कर रहे हो, कंपनी का सेक्रेटरियल ऑडिट भी मस्ट होता है, ठीक है। जैसे फाइनेंशियल ऑडिट जितना इंपॉर्टेंट है, आजकल सेक्रेटरियल ऑडिट भी उतना ही इंपॉर्टेंट माना गया है। तो जो लोग CS का भी पढ़ाई कर रहे हैं ना आप लोगों के साथ, मतलब CA के साथ साथ, या फिर सिर्फ ओनली CS भी कर रहे हैं, तो वो चेयर कर सकते हैं। सर कॉस्ट ऑडिट भी तो होता है, हाँ सर कॉस्ट ऑडिट ना इसके अंदर यहाँ पर नहीं है, कॉस्ट ऑडिट भी होता है, वो अलग है, CA में करते हैं। दैट इज ऑल्सो बिजनेस का पार्ट है, उसका मैंने बेसिकली रिक्वायरमेंट सिर्फ CA में वाले ही कर सकते हैं, वो भी मीटिंग में कभी कभी डिस्कशन होता है, उसके बारे में भी मैं आपको दूसरे क्लास में बताया होगा, है ना। ऐसा नहीं मैं बताता नहीं हूँ सर, जहाँ जो मुझे प्रैक्टिकली मिलता है मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ बताने का, ठीक है। जितना हो सकता है करूंगा सर, बस आप लोग पढ़ाई ठीक से, ठीक है। ऐसा ना हो कि किताबी बात सुन सुन के माथा खराब, प्रैक्टिकली अगर समझ नहीं पाओगे ना, तो एग्जाम में ना लिखने में बहुत दिक्कत होगा, मानो मेरा बात। तो गाना है ना हिंदी में, तो मान मेरी बात, ठीक है, तो मान, ठीक है। नहीं मानोगे सीरियसली आप बहुत मुश्किल फेस करते, लिख के रख लो, ठीक है, खुदाई कर लो कि सर बोलते हैं, ठीक है, कि अगर आपका क्लियर आइडिया नहीं होगा, प्रैक्टिस कम होगा, तो एग्जाम में प्रॉब्लम होगा। आइडिया क्लियर होना चाहिए तो एग्जाम में पेन चलेगा, आइडिया क्लियर नहीं है क्वेश्चन ही समझ नहीं पाओगे। अच्छा चलो फिर से आ जाते हैं रूल में। 1000 मेंबर में अगर 5 मेंबर एटलीस्ट पर्सनली प्रेजेंट है, सर ये पर्सनली वर्ड क्यों क्यों दिया है? सर पर्सनली वर्ड इसलिए देता है क्योंकि 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 प्रॉक्सी को भी भेजने का एक प्रोविजन है कि अगर हम नहीं जा सकते तो मेरा प्रॉक्सी मीटिंग अटेंड कर सकता है, लेकिन फोरम फोरम मेंटेन करने के लिए प्रॉक्सी इज नॉट अलाउड। प्रॉक्सी कैन गो, प्रॉक्सी जा सकता है, बट वो कोरम को वैलिड नहीं करता। तो मीटिंग में कोरम वैलिड होने के लिए 5 मेंबर, मानो किसी में कंपनी में 1000 मेंबर शेयर होल्डर है ना, तो आउट ऑफ 1000 एटलीस्ट 5 ओरिजिनल ओनर मैंने जो शेयर होल्डर है वो वहां पर पहुंचे। अच्छा हो सकता है कि जो 6th पर्सन है वो खुद नहीं आया, वो किसी प्रॉक्सी को भेज दिया। जो 7th पर्सन है या जो 100 पर्सन है वो अपने प्रॉक्सी को भेज दिया, चलेगा सर। बट कम से कम 5 लोगों को फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जाके मीटिंग होगा, नहीं तो मीटिंग को एडजर्न किया जाएगा। सिमिलरली दूसरा देखो, अगर कंपनी का मेंबरशिप 1000 से ज्यादा है, 1000 से ज्यादा 5000 से कम, ओके सर, 1000 से ज्यादा पर 5000 से कम, अगर ऐसा है तो कम से कम 15 मेंबर को पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ेगा, ठीक है। 1000 से 5000 अगर कंपनी का मेंबरशिप का मैटर है तो एटलीस्ट 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होगा तो कोरम है ये माना जाएगा और मीटिंग होगा। सर अगर कंपनी में मेंबर 5000 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 5000, greater than 5000, if there is a membership of greater than 5000, then at least
30 मेंबर शुड प्रेजेंट, 30 पर्सनली, ओके, 30% पर्सनली। अनदर पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, अगर प्राइवेट कंपनी है और मीटिंग हो रहा है, ठीक है, पब्लिक नहीं, प्राइवेट, पब्लिक नहीं, नॉट पब्लिक, शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, प्राइवेट है, ठीक है। तो प्राइवेट में मिनिमम मेंबर कितना होता है, प्राइवेट में मैक्सिमम मेंबर कितना होता है? हेलो, एनीवन सर? प्राइवेट में मैक्सिमम मेंबर कितना अलाउड है? बोलो सर, बोलो, जल्दी बोलो। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितना मेंबर अलाउड है? आप सब सुन तो पा रहे हो ना सर? हाँ, सब चुप है, क्या कनेक्टेड नहीं है, क्या सिचुएशन है सर? सर 200। सर 200, थैंक यू सर। ठीक है, मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी का मेंबरशिप 200 होना चाहिए, ठीक है। तो सर 200 मेंबर में से, 200 मेंबर में से अगर एटलीस्ट 2 मेंबर भी मीटिंग करने के लिए पहुंच जाता है ना सर, तो फिर मीटिंग होगा। और सर अगर 2 मेंबर भी नहीं जाता है तो क्या होगा सर? सर अगर 2 मेंबर नहीं जाएगा तो फिर मीटिंग नहीं होगा। इसीलिए प्राइवेट कंपनी के केस में कोरम कितना अलाउड, कितना होना चाहिए? 200 होना चाहिए, सॉरी 2 होना चाहिए, सॉरी 2, ठीक है, मिनिमम 2, क्योंकि वही एक प्राइवेट कंपनी फॉर्म करने का मिनिमम क्राइटेरिया है। एक प्राइवेट कंपनी अगर आज के डेट में किसी को बिल्ड करना है ना, एक्सेप्ट ओपीसी, एक्सेप्ट 1% कंपनी, 1% कंपनी के अलावा अगर किसी को प्राइवेट कंपनी बिल्ड करना है तो कम से कम आपको 200 नहीं सर, 2 मेंबर का जरूरत है। 200 मैक्सिमम आप उठा सकते हैं, माने ले सकते हैं, यही मिनिमम कॉन्सेप्ट है। तो ये है सर कोरम का मिनिमम क्राइटेरिया। और कोरम का मिनिमम क्राइटेरिया क्लियर है, अब आगे का खेल भी देखना पड़ेगा। सर अगर ये मिनिमम लोग भी नहीं आया तो मीटिंग में क्या हालत होगा, बताता हूँ सर। उस सेकंड थोड़ा सा रुक जाओ, उस सेकंड, मेरा एक मेडिसिन है, उसको थोड़ा सा ले लेते, इसलिए ना ये इवनिंग को था, मैं भूल गया, तो इसलिए अभी लेना पड़ेगा। 2 सेकंड से आगे देखो सर। टर्म पर्सनली प्रेजेंट जो बोला ना, पर्सनली प्रेजेंट जो वर्ड यूज किया, कि पर्सनली प्रेजेंट वाला वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। The term member personally present as mentioned above refers to the members entitled to vote in respect of the items of the business on agenda of the meeting। ठीक है, ये देखो सर, ये मैं क्यों बोला, हर मीटिंग में एक मीटिंग का एक एजेंडा होता है, तो हर मीटिंग में कभी ऑर्डिनरी बिजनेस पे डिस्कशन होता है, वो तो होता ही है, ऑर्डिनरी बिजनेस तो मस्ट है। जैसे आपको मैं अभी बोल रहा था कि देखो ये सब ऑर्डिनरी बिजनेस ही बोला है, लेकिन ऑर्डिनरी बिजनेस में भी कभी बोर्ड का जरूरत होता है। जैसे ऑडिटर को अपॉइंट करना है, ठीक है, उसके लिए शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए, तो अप्रूवल कैसे मिलता है? बोर्ड देके, है ना। डायरेक्टर का रोटेशन में रीअपॉइंट करना है, वापस अप्रूवल करना है, वोट देके। समझ में आ रहा है ना सर? तो ये जो पर्सनली प्रेजेंट रहेगा तो वोट दे पाएगा, क्योंकि प्रॉक्सी कांट वोट, ओके, प्रॉक्सी वोट नहीं दे सकता। हाँ, थोड़ा सा प्रॉक्सी के बारे में आगे बताता हूँ आपको, अभी आपको बस आइडिया दे रहा हूँ कि पर्सनली प्रेजेंट रहने का क्या फायदा होता है। ठीक है, पर्सनली प्रेजेंट रहने का फायदा क्या होता है, पर्सनली प्रेजेंट के बारे में क्यों बार बार बोल रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट सर, सर अर्जेंट मीटिंग ड्यू टू वांट ऑफ quorum। अब देखो, अगर मान के चलते हैं कि कंपनी का मेंबरशिप 1000 है, 1000 में से 5 लोग आया, ठीक है, लेकिन अगर 5 नहीं आया, 4 आया, तो क्या होगा सर? मीटिंग को एडजर्न करना है। So if the quorum is not present within half an hour from the time appointed for the holding of the meeting of the company, 1000 मेंबर कंपनी में
ओवरऑल है, ठीक है, टोटल मेंबरशिप है 1000, मैंने शेयर होल्डर, टोटल मेंबर में से मानो 4 ही मेंबर कंपनी में मीटिंग करने के लिए आया है, तो सिंपल बात है सर, मिनिमम तो 5 होना चाहिए था, वो तो हुआ नहीं। तो मीटिंग को क्या करना पड़ेगा, मीटिंग को एडजर्न करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन इज सर कितना देर तक वेट करेगा, कंपनी में जो मीटिंग बुलाया गया, जो चेयरमैन है या फिर जो मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है, नॉर्मली कंपनी सेक्रेटरी का बड़ा रोल होता है ये सब लीगल मैटर को एक्सरसाइज करने के लिए। तो क्वेश्चन इधर कितना देर तक वेट करेगा, मीटिंग का जो टाइम है ना, टाइम जो अपॉइंटमेंट दिया गया था, टाइम अपॉइंट से आधा घंटा, ओके, हाफ एन आवर, बांग्लाয় बोले तो आध घंटा से, आध घंटा 30 मिनट, ओके, हाफ एन आवर तक मतलब हम लोग वेट कर सकते हैं नॉर्मली मीटिंग के लिए, मैंने कोरम के लिए। अगर आधा घंटा में भी कोरम नहीं आया ना, अगर हाफ एन आवर में भी कोरम नहीं आया तो क्या करेंगे, मीटिंग को एडजर्न कर देंगे। मीटिंग को एडजर्न करने का क्या सिस्टम बोला कि अगर आधा घंटे में भी कोरम नहीं आया तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगा। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। सर आगे का खेल भी देख लो। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, ये सीए स्टूडेंट्स को ज्यादातर पढ़ाया जाता है, तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड पे भी बोला है, quorum shall be present not only at the time of commencement of the meeting but also while transacting business. Members who have voted by remote e-voting, जो e-voting माने ऑनलाइन पे वोट कर रहे हैं, have the right to attend the general meeting and accordingly their presence shall be counted for the purpose of quorum. जो e-voting कर रहा है ना, जो मीटिंग अटेंड नहीं किया बट ऑनलाइन में अटेंड किया, उनका वोट भी काउंट होगा और उसको कोरम के पर्पस के लिए काउंट किया जाएगा, जो ऑनलाइन में भी अवेलेबल है, ठीक है। A member who is not entitled to vote on any particular item of business, being a related party, if present, shall be counted for the purpose of quorum. The stipulating regarding of presence of quorum does not apply with respect to items of business transacted through postal ballot. In case of specified IFSC public company, मैंने international financial service center पे जो companies हैं, section 103 shall apply in case of specified public company. मैंने गवर्नमेंट अगर बोलेगा कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के लिस्टेड कंपनीज में 103 कितना अप्लाई किया जाएगा, उसके लिए स्पेसिफिकेशन दे दिया जाता है। तो कॉन्सेप्ट इज दैट सर, ये जो भी मैं आपको बोला, ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड मैंने जो सीएस इंस्टीट्यूट डेवलप करते हैं वहां पर भी बोला गया है। देखो सर, लॉ में ना सीएस का रोल प्ले ज्यादा है, ठीक है, भले ही चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी पूरा का पूरा लॉ जानना होता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एक कॉस्ट अकाउंटेंट को लॉ पूरा जानना होता है, यू हैव टू नो ऑल द थिंग्स, बट लॉ को मेंटेन करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो गवर्नमेंट ने बेसिकली सीएस के हाथ में सौंपा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सीएस ही कंपनी लॉ पढ़े, ठीक है, सबको पढ़ना है, पास सबको करना है सर। अच्छा, द मीटिंग शैल स्टैंड एडजॉर्न्ड, अगर कोरम नहीं आएगा तो मीटिंग को एडजॉर्न करेंगे, इसलिए बोला सर मीटिंग शैल स्टैंड एडजॉर्न्ड द सेम डे, ठीक है, सेम डे पे होगा। मैंने मानो अगर फ्राइडे मीटिंग था तो नेक्स्ट मीटिंग भी फ्राइडे ही रखा जाएगा। अगर आज फ्राइडे है, ठीक है, तो सेम नेक्स्ट वीक फ्राइडे, ठीक है, सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम, अगर आज 10 बजे 11 बजे मीटिंग था तो नेक्स्ट वीक भी, नेक्स्ट वीक सेम टाइम पे मीटिंग होगी एंड प्लेस वही प्लेस पे होगा। या फिर अगर कोई दूसरा डेट डिक्लेयर होता है एंड सच अदर टाइम एंड प्लेस एज द बोर्ड में डिटरमाइन, बोर्ड जैसा डिटरमाइन करेगा वैसा भी हो सकता है। पर जनरली अगर सेम डे पे नहीं हुआ, आज नहीं हुआ, तो नेक्स्ट वीक फ्राइडे 11 AM, ओके, अगर 11 बजे का टाइम था, अगर टाइम चेंज होगा तो उसके बारे में बताना पड़ेगा बोर्ड को। द मीटिंग इफ कॉल्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट अंडर सेक्शन 100 सेल स्टैंड कैंसिल, माने अगर रिक्वेस्ट देके मीटिंग बुलाया गया था, रिक्विजिशनिस्ट माने रिक्वेस्ट करके मीटिंग बुलाया गया था, फिर भी कोरम नहीं आया तो वो और दोबारा नहीं बुलाया जाएगा, कैंसिल्ड हो जाएगा सर, क्योंकि वो रिक्वेस्ट में बुलाया गया मीटिंग था और रिक्वेस्ट में भी कोरम नहीं आया, मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट किया गया पर मेंबर ही नहीं आया, तो फिर और क्या, कैंसिल, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखें। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एडजर्न मीटिंग or a change of day, time or place of meeting under clause A, the company shall give not less than 3 days notice. Point to be noted, sir.
अगर एडजर्न मीटिंग को चेंज कर रहे हो ना, एडजर्न मीटिंग का डेट चेंज कर रहे हो, टाइम चेंज कर रहे हो, प्लेस चेंज कर रहे हो, तो उसके लिए कम से कम 3 दिन के पहले, मतलब पहले का नोटिस दो। द कंपनी शैल गिव नॉट लेस देन 3 days नोटिस। 3 दिन से तो कम दिन का नोटिस नहीं होना चाहिए, कम से कम 3 दिन का होना चाहिए, नॉट लेस देन 3 days टू द मेंबर, आइदर इंडिविजुअली दो और बाय पब्लिशिंग एंड एडवर्टाइजिंग इन द न्यूज़पेपर। या तो इंडिविजुअल सभी शेयर होल्डर को बोल दो, या फिर एक न्यूज़पेपर में छपवा दो। अब जब कंपनी बड़ा होता है, शेयर होल्डर बहुत होते हैं, तो शायद इंडिविजुअली सबको भेजना एक बहुत ही माने लोडेड टास्क हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशंस में न्यूज़पेपर देखना, कहाँ देना है, कौन सा न्यूज़पेपर। सर मैं जिस न्यूज़पेपर में कंपनी देगा, अगर मैं वो न्यूज़पेपर मैं नहीं पढ़ता तो क्या होगा। सर इसके लिए भी रूल है, 1 इन इंग्लिश एंड 1 इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में दो, जिस स्टेट में कंपनी है या जहां जहां कंपनी का शेयर होल्डर है, स्पेशली उस स्टेट में जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, उस स्टेट में जो सबसे ज्यादा चलने वाला इंग्लिश न्यूज़पेपर है। और वर्नाकुलर लैंग्वेज, लाइक अगर हिंदी स्टेट है तो हिंदी, बंगाली स्टेट है तो बंगाली, अगर साउथ इंडियन स्टेट है तो तमिल, मलयालम, केरल केरल में है तो मलयालम, कर्नाटका में तो कन्नड़, बट जो भी स्टेट है, उड़ीसा में है तो उड़िया, उसका जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, उसका एक न्यूज़पेपर जो सबसे ज्यादा सर्कुलेट होता है। जैसे अगर मैं वेस्ट बंगाल में बोलूँ तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा इंग्लिश न्यूज़पेपर चलता है टेलीग्राफ। ठीक है, टेलीग्राफ और टाइम्स ऑफ इंडिया में कंपटीशन है, आई थिंक टेलीग्राफ ही जीतेगा। और वर्नाकुलर में, बंगाली में आनंद बाजार पत्रिका। ठीक है, सिमिलरली क्योंकि हम लोग वेस्ट बंगाल से हैं, इसलिए मैं इसका बोला। अगर आप दूसरे स्टेट में देखोगे तो वहां का अपना अलग हो, वट एवर बी द केस। सर अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया, तो वेयर कोरम इज नॉट प्रेजेंट इन द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो विद इन हाफ एन आवर, मैंने मीटिंग के टाइम के आधा घंटे में भी कोरम नहीं आया, द मेंबर्स प्रेजेंट शैल फॉर्म द कोरम। तो एडजर्न मीटिंग में अगर कोरम नहीं आया, मैंने 1000 शेयर होल्डर है कंपनी का, मान के चलते हैं, कम से कम 5 अटेंडेंस चाहिए, एटलीस्ट 5 अटेंड होना चाहिए। 5 भी नहीं आया सर, फिर से एडजर्न मीटिंग में भी 5 नहीं आया, कितना आया, 5 के बदले 4 आया, तो मीटिंग होगा। इसको मीटिंग करेंगे अभी, 4 आ जाए 3 आ जाए जो भी हो, पर मीटिंग होगी। जितना मेंबर आया उसमें मीटिंग होगी। अगर अर्जेंट मीटिंग में भी कोरम नहीं आया, तो जितना भी लोग, अगर एक जन भी आएगा तो भी मीटिंग होगी। तो सर बोलो, क्लियर है, समझ आ गया। जरा कह दो सर, हाँ या ना। मोनिका, प्रिया, सनोन, नील, Yes, sir. बोलो सर। Yes. Yes, sir. सर कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। 54 मेंबर इन डाइस प्राइवेट लिमिटेड, डाइस प्राइवेट लिमिटेड में 55 मेंबर है, ठीक है, 54। द कंपनी हेल्ड इट्स एजीएम ऑन 1 जुलाई 2019 एट 2 PM। 54 मेंबर है, 28 मेंबर से एक्चुअली प्रेजेंट हुआ टिल 2:30 PM, क्योंकि 2 बजे मीटिंग था, हाफ एन आवर वेट करना है। द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग प्रोसीडेड विद टू बी इनिशिएट द मीटिंग एंड पास द रेजोल्यूशन। मीटिंग प्रोसीड किया और रेजोल्यूशन जो भी लेना था ले लिया। आपको पूछा जा रहा है बेसिकली ये, कमेंट वेदर द मीटिंग टुक प्लेस एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। क्या ये मीटिंग प्रोविजंस के बेसिस पे हुआ है, ये सर नो, पहले ये बताओ। 54 मेंबर्स है डाइस की प्राइवेट लिमिटेड में, 28 मेंबर्स आया है सर, तो क्या ये सेक्शन फुलफिल किया है प्रोविजंस को, ये सर नो। Yes, sir. यस सर। सर कितना मिनिमम आना चाहिए था, Sir, 2. थैंक यू सर। ठीक है, Q2 क्योंकि Private company. प्राइवेट कंपनी, थैंक यू सर। ख्याल रखना सर बात में ना, क्वेश्चन पढ़ के जज्बाती मत हो जाना, सोच समझ के जवाब देना। So as per the provision of section 103 of the Companies Act 2013, the quorum for a private limited company
shall be 2 members personally present within an half an hour from the time appointed for a holding of a meeting of the company. Simple बात है. The quorum of the AGM of Dice Private Limited was complied with the company is not in contravention with any of the provisions of the Companies Act. और यहाँ पर डाइस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो भी कंप्लायंस है उसको कंप्लीटली फॉलो किया है, कोई रूल नहीं तोड़ा गया है, सब कुछ ठीक ठाक चल, सब कुछ ओके. ठीक है, बड़ा सिंपल सा जवाब है. अगर हमें नियम पता होगा तो फिर नियम फॉलो हो रहा है कि नहीं पता करना बड़ा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. सर और क्वेश्चन है. हाँ देखो और एक एग्जांपल दिया, एबी लिमिटेड. ठीक है, एबी लिमिटेड या अब्बे लिमिटेड जो भी बोलो, मैं तो अब्बे पढ़ता हूँ उसको अब्बे लिमिटेड. जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना दोस्तों अब्बे क्या बोलो, वैसे ही अब्बे. ठीक है सर, अब्बे हो या एबी जो भी हो, एबी लिमिटेड हैज 2300 members and AGM of the company is held on 23rd Feb 2019 at 10:30 am. On the day of the meeting 18 members are personally present. 2300 मेंबर है, उसमें से 18 ही मेंबर आया है सर. By 11 am 10:30 बजे मीटिंग था, 11 बजे तक 18 मेंबर आया है. चेयरमैन प्रोसीड टू इनिशिएट द क्रॉनिकल्स ऑफ द मीटिंग. चेयरमैन क्या किया, मीटिंग का जो भी जरूरी बातें हैं करना चालू कर दिया. उसमें 5 स्पेशल बिजनेस था डिस्कस करने के लिए. At the said meeting and by 2:30 p.m. there are 5 special business to be discussed. 2:30 तक 5 स्पेशल बिजनेस के बारे में डिस्कशन हो गया. सर स्पेशल बिजनेस क्या होता है, ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा जो भी बिजनेस होते हैं वो सब स्पेशल होते हैं. सर ऑर्डिनरी माने मैंने अभी अभी आपको क्लास के स्टार्टिंग में याद दिलाया, जो लास्ट क्लास में भी करवाया था, अड्डा. मीटिंग में जो ऑर्डिनरी बिजनेस या अड्डा होता है ना सर, इसके अलावा जो भी होता है सब स्पेशल होता है. तो 5 स्पेशल बिजनेस का डिस्कशन 2:30 तक कर लिया गया. Agenda 1 to 3 had been discussed. An appropriate resolution also passed. However, due to some emergency, 4 of the members have to be leave around 3 p.m. इमरजेंसी के कारण 18 में से 4 मेंबर को लीव करना पड़ा. चेयरमैन ग्रांटेड देम द परमिशन. चेयरमैन ग्रांटेड देम द परमिशन, बोला कि ठीक है आप जा सकते हैं. एंड प्रोसीड टू डिस्कस एजेंडा 4 and 5. जाने दिया और 4 और 5 बाद में डिस्कस किया और रेजोल्यूशन भी पास कर लिया बाद में. जो भी रिमेनिंग मेंबर था, जैसे 18 - 4 करके 14 मेंबर था, 14 मेंबर का परमिशन लेके एजेंडा को पास भी कर दिया. कमेंट करके बताओ वेदर द मीटिंग इज प्रॉपर्ली कन्वेंट. क्या ये मीटिंग प्रॉपर्ली कन्वेंट हुआ है एज पर द सेक्शन 103 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. क्या लगता है सर, 2300 मेंबर में से 18 मेंबर आया, तो पहले तो आप ये बताओ क्या ये सब कुछ ठीक ठाक है, प्राइवेट है कि पब्लिक है, ये प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है. मिनिमम हाँ बोलो सर बोलो. सर पब्लिक कंपनी. सर पब्लिक है क्योंकि कहीं पर भी प्राइवेट नहीं बोला है ना, कहीं पर भी प्राइवेट तो मेंशन नहीं किया, तो पब्लिक ही है, लिमिटेड वर्ड यूज किया है. तो इन द अबव केस while the appropriate quorum was present at the time when the meeting started, मैंने 1000 से 2000 के अंदर कितना होना चाहिए, 2300 है ना, तो 1000 से 2000 का जो बैंड है इसके अंदर आ जाता है 2300. सॉरी 1000 से 5000, हम सॉरी 1000 से 5000 मिनिमम कितना होना चाहिए, 15 है ना. तो मिनिमम 15 मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए. कितना हुआ सर ओरिजिनल में 18. So in the above case, when the appropriate quorum was present at the time when the meeting started, as per section 103 of the Companies Act 2013, the quorum was not present at the time of deciding agenda 4 and 5. 18 में से 4 मेंबर तो चला गया सर, इमरजेंसी बोल के, अर्जेंट काम है बोल के, और चेयरमैन भी जाने दिया. और एजेंडा 4 and 5 जब डिस्कशन हो रहा है
उस टाइम पे 4 मेंबर प्रेजेंट नहीं है, तो 18 में से 4 चला गया तो 14 हो गया। जहां पर कोरम का जरूरत है 15, वहां पर 14 कोरम अवेलेबल है। It has been held that there were at the time of transacting business the number of member is less than the quorum, यानी 15 में से एक चला गया यानी 14 हो गया सर, है ना। For fixed the meeting the business cannot be transacted and shall be a nullity, यानी ये null है यानी void है। अगर quorum present नहीं है तो आप एजेंडा डिस्कशन नहीं कर सकते, क्योंकि मीटिंग का बेसिक रूल को तोड़ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जो 1 2 3 डिस्कशन हुआ है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर 4 एंड 5th एजेंडा डिस्कस करने का टाइम पे कोरम प्रेजेंट जरूरी था। क्योंकि ये नहीं है तो फिर ये नल हो जाएगा, नलिटी है ये वॉइड है। 4 एंड 5th के लिए वॉइड है, बाकी ठीक है। ठीक है सर, समझ गए? बोलो, हो जाएगा चेक? थोड़ा हाँ ना बोलिएगा मुझे भी, यस और नो। Yes, sir. ओके सर आगे देखिए जरा, चेयरमैन ऑफ मीटिंग। फोरम के बारे में आइडिया लग गया। अब मीटिंग को चेयर करने के लिए चेयरमैन होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए ना जो चेयर में बैठेगा और मीटिंग को चलाएगा। नॉर्मली जो कंपनी के प्रोमोटर होते हैं उनको बनाया जाता है, बट जरूरी नहीं। अगर प्रोमोटर नहीं होगा या फिर प्रोमोटर अवेलेबल होना नहीं चाहता तो किसी भी डायरेक्टर को चेयरमैन बना सकते हैं वोट देके। तो इलेक्शन ऑफ चेयरमैन बाय मेंबर्स, तो चेयरमैन कौन होगा वो नॉर्मली इलेक्शन होता है। तो इसको करने का एक तरीका है, सेक्शन 104 में बताया गया। तो चेयरमैन बनने का भी एक तरीका है। जैसे माना आपको मैं यहाँ पर अलग अलग कंपनी के मीटिंग के बारे में बोल रहा था, तो यहाँ पर आप किसी भी कंपनी के यहाँ पर जैसे क्लिक करो, यहाँ पर दिखा नहीं रहे। नॉर्मली जब कंपनी का नोटिस आता है ना, तो नोटिस में रहता है कि कौन मीटिंग को चेयर करेगा, ठीक है, माने कौन चेयरमैन बनेगा। देखते हैं सर, गूगल में लास्ट बार मैं दिखाया था कंपनी एजीएम नोटिस। ये देखो, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का नोटिस था ना, इसमें देखो लिखा होगा 66 एजीएम 2018 में हुआ था जब, तब उसका गूगल में मिला सर। ये सैंपल है इसीलिए मिल गया हमें। ये देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है यार, ये देखो ऑर्डिनरी बिजनेस, ठीक है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में समझा रहा था। और ऑर्डिनरी बिजनेस को छोड़ के जो भी बिजनेस होते हैं वो सब स्पेशल होते हैं, वो भी लिख दिया कि स्पेशल बिजनेस क्या क्या डिस्कशन हो। और चेयरमैन का डिटेल्स, एक सेकेंड, रजिस्टर्ड ऑफिस नोटिस सर्कुलर चेयरमैन। नॉर्मली जब नोटिस भेजा जाता है वो सीएस करते हैं, बाय द ऑर्डर ऑफ द बोर्ड श्रीकांत एम भूसेकर कंपनी सेक्रेटरी। और फिर यहाँ पर नोटिस ऑफ द एनुअल मीटिंग रहता है, नहीं था। डायरेक्टर, डायरेक्टर वगैरह अपॉइंट होगा ना एजीएम में, उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पर दे दिया सर। ठीक है, रूट मैप वेन्यू का दे दिया कि कैसे जाना है नहीं जाना है। इंपॉर्टेंट होता है सर, ये सब चीजें बड़ा ही वाइटल होते हैं। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि ओरिजिनल डेटा को डाउनलोड करिए, देखिए, जानिए सर, तब जाके रियल लाइफ में भी काम करने के टाइम पे कर सकोगे। ड्राफ्टिंग सीख जाओगे, वो भी जानना चाहिए। सीएस को तो करना ही है, बाकी लोग भी जान के रखो, क्योंकि कंपनी ना हमेशा मल्टी टैलेंटेड लोगों को पसंद करता है। मैं आपको रियल जॉब फील्ड का चीज बता रहा हूँ, कंपनी ऑलवेज प्रेफर मल्टी टास्कर्स। ठीक है, भाई अगर एक बंदे से अगर 4 काम करवा सकते हैं तो कंपनी का थोड़ा क्या होता है ना, खर्चा बच जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो समझा लो,
अच्छा रूल समझो सर। इलेक्शन ऑफ चेयरमैन बाय मेंबर्स, सेक्शन 104 6 to provide that unless the article of association of the company otherwise provide, the members personally present shall elect among themselves to be the chairman by show of hands. शो ऑफ हैंड्स, ऐसे हाथ उठा के वोट करेगा कि हाँ ये वी आर रेडी, इनको वोट देने के लिए शो ऑफ हैंड करके वो राजी, अपना राजी बताएगा। ठीक है, अपना राजी बताएगा। राजी समझते हो, सहमति, ओपिनियन, मैंने उस पर कंसेंट देगा, यस कि इस पर्सन को अगर चेयरमैन बना जाएगा तो वी आर ओके विद। Demand for poll. The section further provides that if a poll is demanded on the selection of the chairman elected by show of hands shall continue to be the chairman of the meeting until some other person is elected as the chairman as a result of poll. या तो शो ऑफ हैंड करके चेयरमैन बना लो, लेकिन अगर डिमांड ऑफ पोल आता है कि भाई नहीं वोट वोट करो, ठीक है, डिमांड ऑफ पोल करो, देखो कितना लोग डिमांड पोल पोल में वोट में पोलिंग में वोट देते हैं। ठीक है, तो इस केस में जब तक शो ऑफ हैंड्स वाला चेयरमैन अवेलेबल रहेगा वो रहेगा, लेकिन अगर पोल ऑफ डिमांड ऑफ पोल करके अगर दूसरा किसी को इलेक्शन करना है तो अगर डिमांड ऑफ पोल आ जाए तो पहला वाला चला जाएगा। अदर इलेक्टेड शैल बी चेयरमैन ऑफ द रेस्ट ऑफ द मीटिंग। ठीक है, until some other person is elected as a chairman as a result of poll and such other elected person shall be the chairman for the rest of the meeting, जो डिमांड ऑफ पोल करके आएगा। तो ये दोनों ही चीज अवेलेबल है, या तो आप शो ऑफ हैंड्स करके इलेक्ट कर लो या फिर डिमांड ऑफ पोल करके चेयरमैन बना लो। तो चेयरमैन का पावर क्या होता है सर? मीटिंग को चलाते ही है। ओरिजिनल मीटिंग में जो चेयरमैन होते हैं उसका काम होता है मीटिंग को चलाना। ठीक है, तो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग इज द पर्सन हु मैनेज द मीटिंग। ठीक है, मीटिंग को मैनेज करना, यानी मीटिंग को मैनेज वही कर सकता है जिसको मीटिंग के बारे में नॉलेज हो, कंपनी के तौर तरीके के बारे में जानकारी हो, लीगल रूल्स का भी पता हो। ठीक है, एंड इंश्योर दैट द रिक्वायर्ड डेकोरम, ठीक है, दैट द रिक्वायर्ड डेकोरम ऑफ द मीटिंग इज मेंटेन एट द ऑल टाइम्स। जिस तरह से मीटिंग करना चाहिए उसका सारा का सारा रूल्स रेगुलेशंस या डेकोरम फॉलो करें टिल द मीटिंग इज कंक्लूडेड एंड पोस्ट दैट, मीटिंग खत्म होने के बाद एग्जीक्यूट द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ है इसको एक शॉर्टर फॉर्मेट में लिखने का तरीका है जिसे मिनट्स कहते हैं। मीटिंग में जो डिस्कशन होता है उसे एक शॉर्ट वर्जन में लिखने का तरीका है, उसे मिनट्स बोलते हैं। मैं आगे आगे मिनट के बारे में बताऊंगा, मिनट्स का ड्राफ्टिंग में दिखा दूंगा, कोई बात नहीं। चेयरमैन हैज प्राइमा फेसी ऑथोरिटी। चेयरमैन का एक प्राइमा फेसी माने प्राइमरी, जैसे लैटिन फ्रेज लैटिन में बोला जाता है प्राइमा फेसी माने प्राइमरी। तो चेयरमैन का प्राइमरी ऑथोरिटी होता है टू डिसाइड ऑल क्वेश्चंस व्हिच अराइज एट अ मीटिंग। मीटिंग में क्या क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये सारा डिसीजन चेयरमैन के हाथ में होते हैं एंड व्हिच रिक्वायर डिसीजन एट द टाइम। In order to fulfill his duty properly, he must observe strict impartiality. चेयरमैन को partiality नहीं करना चाहिए। हाँ, वो अपना ओपिनियन जरूर दे सकता है पर partiality नहीं करना चाहिए कि किसी को फेवर करना, किसी के अगेंस्ट में जाना। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो एक न्यूट्रली मैनेज करेगा उसे एक सर्टेन एक हद तक, एटलीस्ट रूल्स रेगुलेशंस वाइज। ओपिनियन अपना भी एक हो सकता है, अपना एक साइड भी हो सकता है कि भाई मैं इस पर्टिकुलर साइड को प्रेफर कर रहा हूँ, लेकिन इम्पार्शियलिटी फॉलो करना चाहिए, फेवरेटिज्म नहीं, अच्छा नहीं है। ठीक है, राइट टू कास्टिंग वोट, वही चीज मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। चेयरमैन ना कास्टिंग वोट कर सकता है इन बोर्ड मीटिंग एंड जनरल मीटिंग। सर क्या होता है, इज स्पेसिफिकली एम्पावर्ड बाय द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी के आर्टिकल में इस बात को बोला गया है और पावर को लिया गया है, इंपावर करना माने ऑलरेडी मेरे पास इसका पावर है इन द आर्टिकल्स। कंपनी का कस्टिंग वोट क्या होता है? कस्टिंग वोट मींस दैट इन इवेंट ऑफ द इक्वालिटी ऑफ वोट ऑन ए पर्टिकुलर बिजनेस being transacted at the meeting, the chairman of the meeting shall have a right to cast a second vote. And to be noted, a casting vote means that in the event of equality of vote in a particular business, मानो कोई स्पेशल बिजनेस में डिसीजन लेना है, कंपनी कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या फिर एक कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव बदलना चाहता है, ऐसे बहुत होता है। जैसे मानो पेटीएम का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मैं दिखाता हूँ।
ये देखो पेटीएम ना, पेटीएम का क्यों निकाला, क्योंकि मेरे पास था ये, इसलिए दिखा रहा हूँ कि टाइम टू टाइम पेटीएम ना अपना बिजनेस का एजेंडा चेंज किया है, ऑब्जेक्टिव को एड ऑन किया है। ये देख सकते हैं आप, सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 कंपनीज एक्ट 2013, द शेयर होल्डर ऑफ एचएस 197, मैंने पेटीएम का जो ओरिजिनल पेरेंट नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, having passed special resolutions in the annual or extraordinary general meeting held on 11/1/2017, altered the provisions of its memorandum of association with respect to its objects and complied with section 13 subsection 1 of the Companies Act 2013. Okay, I hereby कौन करते हैं, register of companies, I hereby certify that special resolutions together with the copy of memorandum of association has altered and this has been registered. ठीक है, तो समझ रहे हैं सर, तो जब भी कोई स्पेशल बिजनेस मीटिंग में डिसीजन होता है तो उसमें कंपनी में पहले उसको, कंपनी तो पहले पास करेगा ना, उसके बाद आरओसी में जाएगा। कंपनी अगर उसको पास करता है, रेजोल्यूशन लेता है, तभी जाके वो आरओसी में जाएगा। जैसे मानो पेटीएम पहले, इसको समझो प्रैक्टिकली, पेटीएम पहले सिर्फ इंटरनेट में रिजल्ट आउट करने वाला कंपनी था, बाद में पेटीएम एक पेमेंट कंपनी बना, ठीक है, एक वॉलेट का ऑनलाइन वॉलेट कंपनी बना, ठीक है, फिर बहुत सारा आजकल बहुत काम करता है, टिकट बुकिंग भी करता था, पहले रिजल्ट आउट करवाता था, टिकट बुकिंग करवाता, ये सब काम करवाता था, पर टाइम टू टाइम ये पेमेंट कंपनी बना, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट कंपनी, वॉलेट, ऑनलाइन ई वॉलेट, यूपीआई ट्रांजेक्शन। तो ऑब्जेक्टिव बदल रहा है ना, तो ऑब्जेक्टिव बदलेगा या एड ऑन होगा तो उसको बदलना चाहिए, और उसके लिए कंपनी को क्या करना है, अपने स्पेशल बिजनेस में या ऑर्डिनरी बिजनेस पे उसके बारे में रेजोल्यूशन पास कराना होता है। तो रेजोल्यूशन में वोट होता है, अगर मानो कि कुछ लोग हाँ बोलता है, कुछ लोग ना बोलता है, मानो किसी मैटर पे जब टाई हो जाता है, ये देखो क्या बोलता है, इन द इवेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट इन ए पर्टिकुलर बिजनेस, मानो कंपनी में 100 मेंबर है या 1000 मेंबर है, 1000 में से 500 मेंबर एक तरफ, 500 मेंबर दूसरी तरफ, 50-50, ठीक है, खाओ ब्रिटानिया 50-50, समझ रहे हो सर, सर ब्रिटानिया 50-50 तो नहीं खाएंगे, पर यहाँ पर अगर टाई हो जाता है ना, तो जब टाई हो जाएगा तो कास्टिंग वोट देने का पावर चेयरमैन के पास होता है। इसी चीज के बारे में टाई ब्रेकर, ठीक है, तो टाई को ब्रेक कर सकता है। The chairman of the meeting shall have a right to cast a second vote. If there is no provisions in the article of a casting vote, an audited resolution for which there is equality of vote is deemed to be dropped. अगर provisions नहीं है, अगर ऐसा कोई provisions नहीं है, if there is no provision in the article of a casting vote, उसके लिए एक ordinary resolutions on which there is equality of votes is deemed to be dropped. तो ड्रॉप कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ऑलरेडी आर्टिकल में लिखा हुआ है तो कास्टिंग वोट करने का पावर इसको रहेगा, टाई ब्रेक कर सकता है, टाई को ब्रेक कर सकता है। एग्जामिशन टू प्राइवेट कंपनी, so section 104 shall apply unless otherwise specified in respective section of the article of the company provided notification 5 June 2020। तो प्राइवेट कंपनी के केस में इसका एक्सेप्शन, एक्सेप्शन shall be applicable to a private company which has not committed a default। ये एक्सेप्शन उसी प्राइवेट कंपनी के लिए रहेगा जो प्राइवेट कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में किसी भी तरह का गलती नहीं किया। जिस जिस प्राइवेट कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में किसी भी तरह का गलती नहीं है, उनके लिए ये जो चेयरमैन का कॉन्सेप्ट है, ये चेयरमैन का कॉन्सेप्ट उनके लिए लागू नहीं है। सिंपल, बस इतना ही है। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, चेयरमैन का पावर, क्लियर है सर? हेलो, सेक्शन 104 समझ में आ गया? बोलो सर थोड़ा हाँ ना बोलो। चुपचाप ना रहो सर, कुछ तो कह दो। ए सवाई बुझते पारছে কি পারছে না? Yes. हाँ सर, Yes. ओके सर, चलो और समझते हैं। सर आप सामने आ गया, हमारे सामने क्या आ गया, प्रॉक्सी। सर कौन होते हैं प्रॉक्सी? प्रॉक्सी करता क्या है? हाँ, प्रॉक्सी वोट। सर ये प्रॉक्सी वो होते हैं जो मेंबर के बिहाफ में जाते हैं कंपनी के अंदर। मानो कि आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर हो और आप कंपनी में प्रेजेंट नहीं हो पा रहे, लेकिन आप चाहते हो कि मीटिंग में क्या डिस्कशन हो रहा है
उसका जानकारी आप तक पहुंचे। तो आप अपना कोई बंदा भेजना चाहते हो, लेकिन आप नहीं जा सकते ना, इसीलिए आप प्रॉक्सी भेजोगे। किसी को भी भेज सकते हो प्रॉक्सी, इवन घर के होम सर्वेंट को भी भेजा जा सकता है, आपके घर के कर्मचारी को भी भेज सकते हो, जस्ट टू अंडरस्टैंड डिस्कशन क्या हो रहा है उसको जानकारी लेने के लिए। ऑब्वियसली बंदा उसे ही भेजेगा ना जो समझ सकता है। So appointment of a proxy is an important right of a member of the company. Subsection 1 of 105, section 105 के अंदर बोला है उसका subsection 1 में that any member of a company who is entitled to attend and vote at a meeting, जो कंपनी में जिसका वोटिंग पावर होता है ना, वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। is entitled to attend and vote at a meeting of the company shall be entitled to appoint another person as a proxy to attend and vote at the meeting on his behalf. However, proxy shall not have the right to speak at such meeting. प्रॉक्सी को बोलने का राइट नहीं है, प्रॉक्सी को बोलने का राइट नहीं है। प्रॉक्सी तुम बोलोगे नहीं बोलोगे, प्रॉक्सी एकदम चुप रहेगा, सटअप रहेगा, ठीक है। प्रॉक्सी बिल्कुल नहीं बोलेगा, बोलने का राइट नहीं है, सिर्फ देखने का राइट है, ठीक है। चुप रहो, प्रॉक्सी एकदम चुप रहो। The proxy shall not have the right to speak at such meeting and shall not be entitled to vote except on a poll. वोट भी दे सकता है ना, सिर्फ पोल करके, शो ऑफ हैंड्स नहीं। ओनली सिर्फ डिमांड ऑफ पोल में ही वोट दे सकता, पोल वोटिंग में ही वोट दे सकता है, अदरवाइज नहीं दे सकता। सेक्शन सबसेक्शन 1 105 subsection 1, unless the article of a company otherwise provide, this subsection shall not apply to a company not having a share, ठीक है। Central government may also prescribe a class or classes of companies whose members shall not be entitled to appoint another person as a proxy. सेंट्रल गवर्नमेंट अपने जरूरत के हिसाब से किसको प्रॉक्सी नियुक्त करेगा नहीं करेगा उसके बारे में भी बताओ, यानी अगर किसी में प्रॉक्सी अलाउड नहीं करेगा तो उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से बता देते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल 19 ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट रूल, कंपनी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014, a member of a company registered under section 8 माने एनपीओ, ठीक है, एनजीओ एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस shall not be entitled to appoint any other person as his proxy। जो सेक्शन 8 कंपनी होते हैं उनके बारे में क्या कहते हैं सर, सेक्शन रूल 19 में बोला है, कंपनीज एक्ट 2014 और 13 के अंदर, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014 के अंदर। ओके, आपको मैं पहले भी बोला कि जब एक्ट के अंदर कोई चीज बताया नहीं गया तो उसके लिए रूल बना के बोल दिया गया। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014 में बोला गया कि सेक्शन 8 कंपनी भाई आप प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते, unless such other person is also a member of such। A person appointed as proxy shall act on behalf of such member or number of member। अच्छा, एक बंदा एक साथ 5 लोगों का भी मेंबर बन सकता है, पॉइंट भी नोटेड ना। A person appointed as a proxy, मानो हम लोग 5 लोग किसी कंपनी में मेंबर है, तो हम पांचों मिलकर किसी एक को हमारे प्रॉक्सी के तौर पे भेज सकते हैं। क्या बताते हैं सर, ए पर्सन अपॉइंटेड एज ए प्रॉक्सी शैल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सच मेंबर और नंबर ऑफ मेंबर नॉट एक्सीडिंग 50, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 50 एंड होल्डिंग इन एग्रीगेट नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मैंने मानो किसी कंपनी में टोटल 100 मेंबर है, ये चलो 1000 मेंबर है, ठीक है, 1000 मेंबर है, एक्स लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड है, तो एक्स लिमिटेड में 1000 मेंबर है, उसमें से मानो 5 मेंबर हम लोग हैं, ठीक है, 5 मेंबर हम लोग में से कोई है, तो हम लोग ना अपने में से किसी एक को मैंने मेंबर से नहीं, हमारे घर के किसी कर्मचारी को 5 नहीं मानो 50, चलो मान के चलते 50, तो ये जो 1000 है ना, 1000 में से कोई 50 मेंबर किसी एक को प्रॉक्सी बना के मीटिंग में भेज सकते हैं मैक्सिमम। तो ही बोलता है सर नंबर ऑफ मेंबर नॉट एक्सीडिंग 50, 50 मेंबर का एक प्रॉक्सी मीटिंग में जा सकता है। लेकिन और एक बात भी इसमें ध्यान देना पड़ेगा, वो जो 50 मेंबर है इसका एग्रीगेट होल्डिंग जो है ना कंपनी के शेयर में, नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है, कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए वोटिंग राइट्स, तभी जाके एक प्रॉक्सी हो सकता है। However, a member who is holding more than 10% of the total share, अगर कोई पर्टिकुलर मेंबर किसी कंपनी में 10% शेयर से ज्यादा होल्ड करता है
शेयर कैपिटल का और वोटिंग राइट्स भी कैरी करता है, मैं अपॉइंट ए सिंगल पर्सन एज ए प्रॉक्सी। यानी अगर आपका किसी कंपनी में 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है तो आप एक सिंगल पर्सन को प्रॉक्सी रख सकते, and such person shall not act as a proxy for any other person। और जिस मैंने वो किसी दूसरे का प्रॉक्सी नहीं बन सकता। ऐसे तो 50 मेंबर तक प्रॉक्सी, एक प्रॉक्सी अलाउड है, वन प्रॉक्सी फॉर 50 मेंबर। लेकिन एक बात है सर, ये 50 मेंबर का टोटल वोटिंग राइट्स, ठीक है, क्या बोलते हैं सर, एंड होल्डिंग इन एग्रीगेट नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कैरिंग वोटिंग राइट्स। कंपनी में वोटिंग राइट्स है कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल का। मानो अगर कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल 1 करोड़ है तो 1 करोड़ का 10% के नीचे इनका टोटल वोटिंग राइट्स होना चाहिए। ये 50 मेंबर है, नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कैरिंग वोटिंग राइट्स। तो तभी जाके 50 मेंबर का एक प्रॉक्सी पॉसिबल है। तो 50 मेंबर मैक्सिमम, माने अगर 10 मेंबर भी एक प्रॉक्सी भेजे तो भेज सकता है। अच्छा, यहाँ पर और एक बात बोल रहे हैं, एक मेंबर भी एक प्रॉक्सी भेज सकता है, यानी भेजना पड़ सकता है अगर एक ही मेंबर का कंपनी में 10% होल्डिंग हो। तो अगर किसी एक पर्सन का ही कंपनी में 10% शेयर होल्डिंग है तो वो एक ही प्रॉक्सी भेज सकता है, और जो प्रॉक्सी भेजेगा उस प्रॉक्सी का, वो प्रॉक्सी किसी और का प्रॉक्सी नहीं बन सकता। मानो कि मैं किसी कंपनी में, मानो मेरा एक्स लिमिटेड में शेयर होल्डिंग है, ठीक है, और मैं एक्स लिमिटेड का 10% से ज्यादा शेयर कैपिटल होल्ड करूँ, ठीक है, मोर देन 10% टोटल शेयर कैपिटल का होल्डिंग मेरे पास है, तो मैं एक ही प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता हूँ, ओनली वन प्रॉक्सी। और ये जिसको मैं प्रॉक्सी अपॉइंट करूंगा ना, ये किसी और का प्रॉक्सी नहीं बन सकता। अब बताओ क्लियर है कि नहीं? सिचुएशन समझ में आ गया सर? यस सर। ये सब ना, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बोलो, फिर समझा दूंगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग प्रॉक्सी, जो, अच्छा, इंस्ट्रूमेंट माने बेसिकली फॉर्म वगैरह को इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग प्रॉक्सी मस्ट बी इन फॉर्म नंबर NGT 11 Rule 19 subsection 3 of the company's Rule 2014। It needs to be in writing and signed by the appointer or his attorney। ठीक है, मैंने जो प्रॉक्सी अपॉइंट करते हैं, मैंने शेयर होल्डर अपॉइंटर नॉर्मली कौन होता है, शेयर होल्डर, या फिर अगर शेयर होल्डर नहीं है तो उसका अटॉर्नी हो सकता है, मैंने लॉयर, ड्यूली ऑथराइज्ड इन राइटिंग। इफ द अपॉइंटर इज ए बॉडी कॉर्पोरेट, अगर कोई कंपनी किसी कंपनी मैंने, यहाँ देयर इज अ क्वेश्चन, मैंने कभी कभी क्या होता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी का शेयर होल्डर, मानो टाटा कंपनी में, टाटा कंपनी में मानो रिलायंस का शेयर होल्डिंग हो सकता है, ऐसा करते हैं, कंपनी दूसरे का शेयर खरीदते हैं। जैसे यहाँ पर पता नहीं टाटा का शेयर रिलायंस में है कि नहीं, बट आपको मैं सब क्या समझाना आप समझो। टाटा का मानो रिलायंस में कुछ शेयर होल्डिंग, से फॉर एग्जाम्पल 1% स्टेक है, तो ऑब्वियसली तो टाटा भी मेंबर हो ना रिलायंस में। अगर टाटा रिलायंस में इन्वेस्ट करे किया है, शेयर होल्ड किया है, तो ये क्या हो गया, बॉडी कॉर्पोरेट हो गया। तो टाटा खुद ही एक कंपनी है जो रिलायंस में इन्वेस्ट करके रखता है। तो अगर बॉडी कॉर्पोरेट कोई शेयर होल्डर है जो किसी दूसरे कंपनी में शेयर होल्ड करके रखा है, तो अगर वो अपॉइंटर है तो भी क्या हो सकता है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट तब क्या होगा, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टर है या शेयर होल्डर है, तो कंपनी तब क्या करेगा, प्रॉक्सी अपॉइंट करेगी, है ना, या अपने मेंबर को भेजेगा किसी को। कंपनी तो जान नहीं सकता ना, टाटा अपने बिहाफ में किसी को भेजेगा। द इंस्ट्रूमेंट शुड बी अंडर द सील or be signed by an officer or an attorney duly authorized by the body corporate for execution of proxy। अपनी कंपनी जिस ऑफिसर को भेजेगा उसका भी कंपनी के सील के थ्रू से, कंपनी के लॉयर के थ्रू से उसमें ऑथोरिटी होनी चाहिए, ठीक है, ऑथराइज होनी चाहिए। An article of association of a company cannot specify any special requirement to be complied। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी
cannot specify any special requirement in complaint. और कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसके बारे में आपको स्पेसिफिकेशन तो 105 सेक्शन 6 में इस बात को कहा गया है। एज ए कंप्लायंस रिक्वायरमेंट एवरी नोटिस, जो भी नोटिस कंपनी भेजते हैं मेंबर को मीटिंग के लिए, कॉलिंग अ मीटिंग ऑफ ए कंपनी व्हिच इज शेयर कैपिटल, which has a share capital, which is company का share capital, or the article of which provide for voting by proxy at the meeting, there shall appear with reasonable prominence a statement that a member entitled to attend and vote is entitled to appoint proxy. जो वोट दे सकता है कंपनी में आगे तो प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है। But where that is allowed, one or more proxy to attend and vote instead of himself, and that proxy need not be a member. इस प्रॉक्सी को कंपनी का मेंबर होने के मतलब वो मेंबर नहीं हो सकता, प्रॉक्सी मेंबर नहीं, कंपनी का शेयर होल्डर नहीं, need not be a member. इस तरीके से नॉर्मली प्रॉक्सी के बारे में कहा। अच्छा, प्रॉक्सी के बारे में और भी कुछ बातें सेक्शन 105 सबसेक्शन 4 कहते हैं that a proxy received 48 hours before meeting will be valid. That a proxy received 48 hours before meeting, मीटिंग से कम 48 घंटे पहले, इवन इफ द आर्टिकल प्रोवाइड फॉर अ लॉन्गर पीरियड, अगर आर्टिकल में उससे भी पहले का टाइम पीरियड दिया है, बट आप कम से कम 48 घंटे पहले आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। मीटिंग अगर 2 दिन बाद है तो 48 आवर्स पहले आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। सेक्शन 105 सबसेक्शन 8 प्रोवाइड दैट एवरी मेंबर entitled to vote at a meeting of the company or in a resolution to be moved thereat shall be entitled during the period beginning 24 hours before the time fixed for the commencement of the meeting and ending with the conclusion of the meeting to inspect the proxy lodged at the any time during the business hours of the company, provided not less than 3 days notice in writing of the intentions. So the inspection is given to the company. समझाता हूँ। 105 सबसेक्शन 8 क्या कहते हैं? 105 सबसेक्शन 8 105 सबसेक्शन 8 प्रोवाइड्स दैट एवरी मेंबर, जो भी मेंबर जो कंपनी में वोट दे सकता है एट ए मीटिंग ऑफ द कंपनी और एनी रेजोल्यूशन टू बी मूव देयर, ठीक है, shall be ended during the period beginning 24 hours before the meeting. मीटिंग होने से 24 घंटा पहले, the time fixed for the commencement of the meeting, मीटिंग फिक्स करने का जो टाइम है उससे 24 घंटा पहले, and ending with the conclusion of the meeting, मीटिंग कंक्लूजन तक to inspect the proxies lodged, जिसको प्रॉक्सी बनाया गया है उनको इंस्पेक्ट कर सकता है at any time during the business hours of the company, provided इसको करने के लिए कम से कम 3 दिन का not less than 3 days notice in writing of the intention. So इंस्पेक्ट मतलब इंस्पेक्ट करने का जो इंटेंशन है इसके बारे में कंपनी को नोटिस देना चाहिए कि भाई प्रॉक्सी आया कि नहीं आया, प्रॉक्सी लॉन्च हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में जो कंपनी का मैंने जो बेसिकली अपॉइंटर है, जो कंपनी का मेन शेयर होल्डर है, वो प्रॉक्सी को इंस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन इंस्पेक्ट करने के लिए कम से कम 3 दिन पहले कंपनी में नोटिस देना पड़ेगा, तो भी जाके कंपनी इंस्पेक्शन करने का भी मौका, ये सेक्शन 105 सबसेक्शन 8 कहता है। 24 घंटा से लेके मीटिंग कंक्लूजन तक इंस्पेक्शन टाइम क्या है? मीटिंग से 24 घंटा पहले से लेके मीटिंग एंड तक इंस्पेक्शन पॉसिबल है, बट उसके लिए कंपनी को 3 दिन एटलीस्ट 3 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा उस अपॉइंटर को। अपॉइंटर माने जो ओरिजिनल मेंबर है, जो कंपनी में वोट देने का लायक है, इज एलिजिबल टू वोट इन द मीटिंग। हेलो, क्लियर सर? बोलो, समझ गए? सर समझेगी नहीं? बोलो सर, कोई दिक्कत है तो बोलो, फिर से समझाऊंगा। हाँ ना, कुछ तो कहो, यस और नो। हाँ सर, इतना धीरे से हाँ बोलते हो ना, मुझे कभी कभी लगता है कि समझ ही नहीं पाया सर। ऐसे इजी है, इतना भी कुछ टफ तो नहीं है। हाँ बोलो सर, सनान क्लियर है? सर और एक बार बता दो। अरे मैं बता दें भाई, तो मैं बोल रहा हूँ, पूछ तो रहा हूँ सर, बोलते क्यों नहीं हो? देखो नॉर्मली 105(4) क्या कहते हैं? 105(4) कहते हैं
प्रोवाइड दैट ए प्रॉक्सी रिसीव 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। प्रॉक्सी को रिसीव कंपनी कब तक करेगा? मीटिंग से 48 घंटे पहले। ठीक है, मैंने अगर मानो मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, मैं मीटिंग में नहीं जा सकता, तो मैं प्रॉक्सी अपॉइंट करूंगा, तो कंपनी को रिसीव होगा ना प्रॉक्सी, तो कम से कम मीटिंग से 48 घंटा पहले रिसीव होगा। तो इसीलिए बोला कि दैट ए प्रॉक्सी रिसीव्ड 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग विल बी वैलिड इवन द आर्टिकल प्रोवाइड फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। अगर आर्टिकल में इससे ज्यादा लंबा पीरियड बोला है तो भी वैलिड हो। कंपनी का आर्टिकल में इससे लंबा पीरियड बोला है तो भी 48 घंटे पहले कम से कम। अच्छा, सेक्शन 105(8) क्या कहते हैं? दैट ए मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट, माने मानो कि मैं कंपनी में शेयर होल्डर हूं और मैं कंपनी में वोट दे सकता हूं। ठीक है, और एनी रिजोल्यूशन टू बी मूव देयर एट, जो भी कंपनी पे रिजोल्यूशन पास होता है उसमें भी मैं अपना योगदान कर सकता हूं। शैल बी एंटाइटल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, शैल बी एंटाइटल्ड ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग 24 आवर्स, माने 24 घंटा। ठीक है, बिफोर द टाइम फिक्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग। मानो मीटिंग होगा कल रात को 9 बजे। ठीक है, एग्जाम्पल लेना, क्योंकि आज 9 बजे से लेके कल 9 बजे तक 24 घंटा, तो 24 घंटा मैंने कल रात को अगर 9 PM को अगर मीटिंग है, ठीक है, तो 24 आवर्स बैक माने आज, तो आज से लेके टुमारो 9 PM मीटिंग शुरू होने से लेके 24 आवर्स बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग एंड एंडिंग विद द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, जब तक मीटिंग कंप्लीट नहीं हो जाता, to inspect the proxy lodged, the proxy lodged हुआ है कि नहीं। ठीक है, जो मैंने बेसिकली रिसीव के लिए किया गया था, at any time during the business hours of the company, provided not less than 3 days notice in writing of the intention so to inspect is given to the company। क्या एज ए शेयर होल्डर, क्या मैं कंपनी, जिस कंपनी में मैं शेयर होल्डर हूँ, क्या मैं कंपनी को इंस्पेक्शन करने का नोटिस दिया था कम से कम 3 दिन पहले? अगर दिया तो मैं इंस्पेक्शन कर सकता हूँ। प्रॉक्सी लॉज हुआ है कि नहीं, इसको इंस्पेक्ट करने का पावर मेरे को तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं। ओके ओके, हाँ सनम, हाँ सर। ठीक है, बस इतनी सी बात है सर। सर अगर कुछ ठीक ठाक नहीं होगा तो फिर पेनल्टी लग जाएगा। ठीक है, पेनल्टी तभी लगता है ना जब काम गड़बड़ हो जाए। If default is made in compliance with subsection 2, every officer of the company who is in default shall be liable to penalty for 5,000 rupees. If for the purpose of any meeting of the company, invitation to appoint as proxy a person or one of the member of a person specified in the invitations and issued at the company's expense to any member entitled to have a notice of the meeting sent to him and to vote thereat by proxy, who issues the invitation as aforesaid or authorities or permit there shall be liable to a penalty of 50,000 rupees. समझो क्या कहता है? If for the purpose of any meeting of a company, कंपनी का मीटिंग होगा उस पर्पस के लिए, invitation to appoint as proxy a person or one of the member of the person specified in the invitations are issued at the company's expense, अगर वो कंपनी के खर्चे में किसी को इंटाइटल कर रहा है, कंपनी के खर्चे, issued at the company's expense to any member entitled to have a notice of the meeting sent to him and to vote thereat by proxy, every officer of the company who issues invitation so as aforesaid authorities or permit their issues shall be liable to a penalty of 50,000 rupees. बेसिकली किसी मेंबर, कोई भी मेंबर अगर प्रॉक्सी अपॉइंट करेगा तो अपने खर्चे पे करेगा, कंपनी भी खर्चे पे क्यों करेगा? माने मैं मीटिंग में नहीं जा सकता और इसका खर्चा कंपनी बेयर करेगा। अगर पता लग गया कि भाई कोई कंपनी में कोई ऑफिसर है या कोई मेंबर है अंदर जो इसमें हेल्प कर रहा है, who issued the invitation as aforesaid or authorized to permit their issues shall be liable to a penalty of 50,000 rupees, 105 section 5। और नॉर्मल ऑफिसर डिफॉल्ट करेगा तो 5,000 का फाइन, और इस तरह का डिफॉल्ट होगा कंपनी के खर्चे पे प्रॉक्सी अपॉइंटमेंट तो फिर 50,000 का फाइन। ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल मैटर है, मैं नहीं जा सकता, मेरा प्रॉक्सी जाएगा। Provided that an officer shall not be liable under this subsection by present only the issue to remember at his request
in writing of a form of appointment naming a proxy or list of persons willing to act as proxy. If the form or list is available on request in writing to every member entitled to vote at the meeting by proxy. अगर सब कुछ एकदम इस तरह से होगा तो किसी भी तरह का लायबिलिटी ऑफिसर्स के ऊपर नहीं है। ठीक है, इतने सी है। ये है प्रॉक्सी रिलेटेड मैटर, भाई प्रॉक्सी क्या कर सकता है और प्रॉक्सी क्या नहीं कर सकता, और प्रॉक्सी के बारे में रूल फॉलो ना होने से या प्रॉक्सी रिलेटेड मैटर में अगर रूल में कोई गड़बड़ होता है तो क्या पेनल्टी लगेगा, ये याद रखना पड़ेगा सर। पेनल्टी का जो भी रूल है बहुत जरूर याद रखें सर, उसको गलत लिखोगे तो एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा। तो सर हम लोगों ने कोरम पढ़ा, चेयरमैन पढ़ा, प्रॉक्सी पढ़ लिया, अब वोटिंग आ गया, क्योंकि मीटिंग में वोट तो होगा 106 से 109। तो जब वोट होगा तो ऑब्वियसली वोट का भी टाइप्स है। द वोट कास्ट बाय द शेयर होल्डर प्ले डिसिसिव रोल, डिसीजन लिया जाता है ना इन द बिजनेस प्रोपोज्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी। An equity shareholder has the right to vote for every motion. However, as per section 47 of the Companies Act 2013, preference shareholder is entitled to vote only for a resolution pertaining to his rights. इक्विटी शेयर होल्डर को हर मैटर में वोट करने का राइट है, पर प्रेफरेंस शेयर को सिर्फ जब उनका राइट का मैटर है उसमें वोट करने का परमिशन है। अगर उनका राइट नहीं है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नॉर्मल वोटिंग राइट्स नहीं होता है। आपको बहुत अच्छे से पता है, हम लोग पहले चैप्टर में कर चुके हैं। अगर बाई चांस किसी ने इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर वाला क्लास नहीं किया, प्लीज मस्ट गो थ्रू। The Companies Act provide for various modes through which a shareholder can cast his vote. जैसे कि 107 सेक्शन 107 क्या कहते हैं, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस 108 108 कंपनीज एक्ट। वोटिंग बाय डिमांड ऑफ पोल 109। वोटिंग बाय पोस्टल बैलॉट सेक्शन 110। नीचे इमेज भी दिया हुआ है, आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। पोल माने मशीन के थ्रू से करना है, शो ऑफ हैंड्स माने हाथ उठा के बताना है, इलेक्ट्रॉनिक मींस माने इलेक्ट्रॉनिकली, समझ ही रहेगा। और एक होता है पोस्टल बैलेट, बैलेट पेपर में साइन करके या टिक मार करके, इतना तरह का नॉर्मल वोटिंग होता है। ठीक है, ये वोटिंग की सिस्टम है। कौन बनेगा करोड़पति में ऐसे होता है ना, वोटिंग बाई पोल होता, मशीन देता था उसमें सब पोल बाई वोट करता। इलेक्ट्रॉनिक मींस पर भी आप लोग आजकल बहुत पॉपुलर है, आजकल ऑनलाइन में काफी सारी चीजों में होता है। शो ऑफ हैंड्स इज अ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट। एंड पोस्टल बैलेट जो नॉर्मल वोट होता है ना, पॉलिटिकल वोट, उसमें भी देखने को। तो सेक्शन याद रखना, शो ऑफ हैंड्स 107, इलेक्ट्रॉनिक मींस 108, वोटिंग बाय पोल 109, पोस्टल बैलेट 110। ठीक है, तो वोट क्यों देना है, रेजोल्यूशंस के फेवर में या अगेंस्ट में देना है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर रेजोल्यूशंस के फेवर में या अगेंस्ट में देना है, कि रेजोल्यूशन पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मेरा वोट किस तरफ है। कंपनी किसी मुद्दे को परमिशन परमिट करना चाहता है, शेयर होल्डर का परमिशन चाहिए। अब कितना शेयर होल्डर हाँ बोलेगा, कितना शेयर होल्डर उस मुद्दे पे ना बोलेगा, इसी चीज में वोट होता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स, लेकिन कभी कभी वोटिंग राइट्स रेस्ट्रिक्शन हो जाते हैं। The section overrules the whole of the Companies Act 2013 and provides that the article of association of a company may provide that no member shall exercise any voting right in respect of any share registered in his name on which any amount is due from him. अगर किसी का कंपनी में कोई पैसा बाकी है, ठीक है, और ऑन कॉल अभी भी कॉल मनी देना बाकी है, और इन अदर सम पेबल टू द कंपनी, या किसी भी तरह का ड्यूज है, और इन रिगार्ड टू व्हिच द कंपनी हैज एक्सरसाइज्ड द राइट ऑफ लियन, लियन माने अधिकार में रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। ठीक है, लियन बोलते हैं इसको। अगर ऐसा कुछ भी है ना तो वोटिंग राइट्स में रेस्ट्रिक्शन होता है। सेक्शन 162 also suggests that a company shall not prohibit any member from exercising his voting rights on any other ground except the ground mentioned in subsection 1. इसके अलावा किसी और मैटर में वोट नहीं होगा। On a poll taken at a meeting of a company, a member entitled to more than one vote or his proxy were allowed, जहां पर proxy allowed है, और other person entitled to vote for him as the case may be,
need not, if he votes, use all his votes or cast in the same way all the vote he uses. ठीक है, मैंने खुद भी दे सकता है और जहां प्रॉक्सी अलॉट है उस तरह से भी वोट दे सकता है. ठीक है. Also such member can't sign requisitions for extraordinary general meeting. लेकिन अगर कोई restrictions है तो शायद extraordinary general meeting में उनको requisitions भरने का मौका नहीं. लेकिन उसके लिए भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पहले से बोलना पड़ता है. उसी चीज के बारे में बोलते हैं. जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, आपको थोड़ा अच्छा लगे, आपको अच्छा समझ में आएगा. What happens in case of voting by joint shareholder? मानो किसी मैटर में कंपनी में जॉइंटली शेयर होल्डर एक ऐसा होता है जैसे जॉइंट में बैंक अकाउंट होते हैं, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होते हैं. सिमिलरली जॉइंट शेयर होल्डर, सपोज दैट मिस्टर एंड मिसेस अय्यर एक जॉइंट शेयर होल्डर से गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड एंड दे होल्ड 500 शेयर्स ऑफ द कंपनी रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर स्पेशल बिजनेस. स्पेशल बिजनेस माने बार बार बोल रहा हूँ, जो ऑर्डिनरी नहीं है वही स्पेशल है. जिसको ऑर्डिनरी में काउंट नहीं किया जा सकता, यानी विच इज नॉट इन द अड्डा, एनीथिंग अदर देन अड्डा, एनीथिंग अदर देन अड्डा क्या है सर? स्पेशल बिजनेस. So regarding a particular special business being transacted at the EGM of the meeting, Mr. Iyer is in the favor of the decision, whereas Mrs. Iyer is the against of the resolutions. ठीक है. तो इसमें क्या होगा, एक ही चीज में हस्बैंड एक तरफ वाइफ एक तरफ, जैसे घर में भी होता है ना, हस्बैंड बोलता है हाँ, वाइफ बोलते हैं ना. आप भी आपके घर में देखे होंगे, माँ बाबा के अंदर ऐसे होते हैं ना, माँ बोलेंगे हाँ, पापा बोलेंगे ना, पापा बोलेंगे हाँ तो माँ बोलेंगे ना. ठीक है, ये तो चलता रहता है ना, मियाँ बीवी का खेल है. शेयर मार्केट में जब मीटिंग हो रहा है उसमें भी जाके सेम खेल खेल रहा है. हस्बैंड बोल रहा है हाँ, वाइफ बोल रहा है ना. ठीक है. तो मिस्टर अय्यर इज इन द फेवर, मिसेस अय्यर इज अगेंस्ट द रेजोल्यूशन. अब कोर्ट कंपनी क्या करेगा, डिसाइड हाउ शुड द वोट बी कास्टेड. तो नॉर्मली इस तरह के केस में शेयर होल्डिंग में नाम किसका पहले वो देखा जाए, ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी. ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी, अगर मिस्टर अय्यर का नाम पहले होगा तो उनका ही वोट लिया जाएगा. ठीक है. वोटिंग इन केस ऑफ जॉइंट शेयर होल्डर इज डन in order of seniority, which is determined on the basis of the order in which their names appear in the register. Seniority माने एज नहीं सर, seniority माने किसका नाम कंपनी के बुक में पहले है, उनका वोट को ही काउंट करेंगे. अगर वो फेवर में है तो फेवर, अगर वो बोलेगा अगेंस्ट अगेंस्ट. दैट्स इट. तो इस तरह का सिचुएशन देखने को मिलता. कंसिडर सिचुएशंस but directors are also shareholder of the company. अगर कंपनी का डायरेक्टर ही कंपनी का शेयर होल्डर है तो उनका वोट का क्या होगा. डायरेक्टर who are also shareholder of the company stand in a fiduciary relationship with the company. काफी स्पेशल रिलेशन है ना, कनेक्टेड in their capacity as director. However, director should vote as a common shareholder. डायरेक्टर भी एज ए कॉमन शेयर होल्डर अपना वोट एक तरफ दे सकता है जनरल मीटिंग में and did not be influenced by the fact of his being a director. तो ये है वोट करने का सिंपल कुछ आइडिया. बाकी सेक्शन 107 में शो ऑफ हैंड्स के बारे में बोला है. ठीक है. कैन इंसॉल्वेंट शेयर होल्डर वोट एट द मीटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स. एक दिवालिया व्यक्ति क्या शो ऑफ हैंड्स में वोट दे सकता है, सेक्शन 107 कहते हैं. यस, नॉटविथस्टैंडिंग दैट ही हैज नो लॉन्गर एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर्स. क्योंकि जो दिवालिया है ना उनको कंपनी में कोई बेनिफिट तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो मार्केट में ऑलरेडी बैंकरप्टेड है. तो उनका जो भी ड्यूज है ना, इनका शेयर से जो भी मिलेगा वो ड्यूज जिनके पास बाकी है उनको चला जाए. लेकिन उनको वोट का पावर है, यस वो शो ऑफ हैंड कर सकते हैं. जो भी डिविडेंड उनको मिलेगा वो बैंकरप्सी कोड में उनका जो भी ड्यू है उधर चला जाए. पेबल ओनली टू द ट्रस्टी इन बैंकरप्सी. इनका ट्रस्टी है, ट्रस्टी को चला जाए. क्योंकि उन्होंने जहां से लोन लिया था वो लोन रिपे नहीं कर पा रहा है ना. मानो मैं किसी बैंक में लोन लिया था और मैं कहीं पर शेयर होल्डर नहीं, लेकिन मैं तो बैंक का लोन रीपे नहीं कर पाया, मैं बैंकरप्टेड हो गया. तो मेरे को किसी शेयर मैंने किसी कंपनी के शेयर होल्डिंग से मेरे को डिविडेंड मिलता है. तो क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे नाम पे बैंकरप्सी केस फाइल हो चुका है, ऑलरेडी एक बैंकरप्टेड बंदा हूं, तो मेरे ट्रस्टी को वो पैसा मिलेगा. An insolvent shareholder so long as he remains in the register of the company as a member
is entitled to exercise his votes which are attributed to his status as जब तक उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में है तब तक वो बिल्कुल वोट दे सकता है, शो ऑफ हैंड्स भी कर सकते हैं। वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस 108, एक बार ये सब गो थ्रू करोगे ना समझ में आ जाएगा। सिंपल सिंपल कुछ बातें यहाँ पर कहा गया है। मैं आप लोगों को बस सिंपल इतना बोलूंगा कि प्लीज मस्ट गो थ्रू दिस वोटिंग कॉन्सेप्ट, कितना तरह का वोट होता है, उसके बारे में क्या क्या बोला है, एक बार पढ़ के रखो। कोई भी डाउट होगा मेरे को नेक्स्ट क्लास में पूछो, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। ऐसे समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल आ जाना चाहिए। जो टाइप्स ऑफ वोटिंग है ना, बिल्कुल अगर कोई भी पॉइंट में प्रॉब्लम है, एक ही सिमिलर काइंड ऑफ चीज बोला है, मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ कि मस्ट रीड दीज थिंग्स वंस, मस्ट। 107, 8, 109, 110। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रेजोल्यूशन सिखाऊंगा, कितना तरह का रेजोल्यूशन होते हैं, रेजोल्यूशन कैसे लिया जाता है। मैं आपको और भी चीज बताऊंगा। 112, जैसे अगर कोई प्रेसिडेंट या गवर्नर किसी कंपनी का शेयर होल्डर है तो उनके बिहाफ में कौन जाते हैं, प्रेसिडेंट तो वोट करने नहीं जाएगा ना, या कब किसी स्टेट का गवर्नर तो नहीं जाएगा, तो उनके बिहाफ में कौन जाएगा। एक कंपनी जब किसी कंपनी का मेंबर होता है तो कंपनी किस तरह से किसी और को बेच सकता है। तो ऐसा कुछ चीजें अलॉन्ग विद रेजोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट दिन बाकी टॉपिक डिस्कस करके। और अनदर एक चीज, मिनट्स, मिनट्स कैसे होता है, ठीक है, मिनट्स देखने में कैसे होते हैं, एज ए कंपनी सेक्रेटरी मिनट कैसे बनाया जाता है ये भी जानना है। और अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो चार्टर्ड को भी करना पड़ता है, सीएमए को भी करना पड़ता है। तो यू मस्ट नो हाउ टू ड्राफ्ट अ मिनट्स। मैं आपको नेक्स्ट दिन मिनट्स का ड्राफ्टिंग भी शेयर करूंगा, और मिनट कैसे क्या होता है मिनट के बारे में ईच एंड एवरीथिंग होगा। बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है सर नेक्स्ट क्लास। आज का क्लास इतना ही है, जितना हुआ है और जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ पूरा का पूरा कवर अप कर लो, कंप्लीट कर लो, और इस चैप्टर के ऊपर नेक्स्ट वीक के अंदर एक टेस्ट के लिए भी रेडी हो जाओ। ठीक है, इतना सा बोलो। ओके, हाँ सनन, कोनिका, नील, शालिनी, बोलो सर। बोलो सर, समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं सर, आज गुड नाइट फिर। ओके।